नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? चलिए अपने काम को आगे बढ़ाते हुए हम विज्ञान के पाठ कोशिका की संरचना, प्रमुख कोशिकांग व उनके कार्यों के बारे में आगे जानते हुए अपने काम को जारी रखते हैं। तो बच्चों, ये कक्षा 8 का पाठ है जिसका कि ये है भाग 3 है। हमने इस पाठ में अभी तक पढ़ा कि कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की, कोशिका का आकार कैसा होता है, कितनी आकृतियां होती हैं कोशिका की। चलिए अब हम उसके बारे में अब हम बच्चों जानेंगे इस भाग में कि कोशिका के अंदरूनी भाग कितने होते हैं। तो बच्चों, कोशिका के दो भाग होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल और नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल यानी कि कोशिका। तो लिविंग और नॉन लिविंग आप इससे जान रहे हैं, सजीव और निर्जीव भाग। कोशिका के जो सजीव भाग हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो हम इस भाग में इन तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। देखिए बच्चों, ये कोशिका का चित्र है जो आप बहुत दिनों से कोशिका को जान रहे हैं। इसमें नंबर पड़े हुए हैं 1, 2, 3, 4। ये सब नंबर्स ये कोशिका के अंदर मौजूद उसके कोशिकांगों को दर्शा रहे हैं। ये कोशिका आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि कोई अंडा रखा हुआ है सफेद रंग का और उसके अंदर ये सारे के सारे नंबर्स के जो चित्र हैं ये उसके अंदर एम्बेडेड हैं, यानी कि घुसे हुए हैं, है ना। तो ये जो आपको बाहर की आउटलाइन दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि एक ऐसी झिल्ली जो आपने अंडे के ऊपर भी देखी होगी, वो ऐसी झिल्ली इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस कोशिका को आकार देती है और इस कोशिका के अंदर जो द्रव है उसके अंदर ये उसके कोशिकांग तैरते रहते हैं। तो ये एक कितना सुंदर चित्र है कोशिका का, जो कि कोशिका को दर्शा रहा है कि उसका आकार इस प्रकार से एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है, उसके अंदर एक प्रकार का द्रव होता है और उसके अंदर ये उसके कोशिकांग लगे हुए हैं। तो चलिए धीरे धीरे इन सभी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस झिल्ली के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन पौधों और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है, क्योंकि कोशिकाएं हर सजीव जीव के अंदर पाई जाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पौधों में भी होती है और जंतुओं की कोशिकाओं में भी होती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक खासियत होती है, यह सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? परमिएबल का मतलब होता है किसी चीज को आर पार जाना। सेलेक्टिवली यानी कि कुछ विशेष चीजों को वो अपने अंदर आने देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के अंदर, और अपने अंदर से कुछ विशेष चीजों को बाहर जाने देती है। जैसे कुछ यूजफुल चीजें होती हैं कोशिकाओं के लिए, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए, विटामिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए। ये सभी जो सब्सटेंसेस हैं यूजफुल होते हैं कोशिका के लिए। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव होती है इन सब्सटेंसेस के लिए और ये अपने अंदर से होकर इन सब्सटेंसेस को कोशिका के अंदर जाने के लिए अलाउ करती है। और जो कोशिका के अंदर यूजलेस चीजें बन रही हैं जो उसके लिए पॉइजनस हो सकती हैं, उनको वो बाहर निकलने के लिए अलाउ करती है, इसलिए ये कहलाती है सेलेक्टिवली परमिएबल। यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई होती है। ये एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जो कि प्रोटीन्स आप सभी जानते हैं, लिपिड्स ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई होती है। यह बहुत पतली होती है और बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए कोशिका का आकार
फ्लेक्सिबल होता है। आप यदि अंडे को, बॉइल्ड एग को आप हाथ लगा के देखें, उसके ऊपर के शेल को हटा के, तो वो कैसा आपको लगेगा कि हिलता हुआ सा। इसी प्रकार से ये कोशिका भी बहुत, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण बहुत, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत पतली और बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि वो बहुत हिल सकती है, बहुत ही उसका आकार आप हाथ लगाएंगे तो जेली के जैसा वो आपको महसूस होगा। इसका कार्य, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य कोशिका के अंदर मौजूद कंटेंट्स, जो भी कोशिका के कंटेंट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, जो जेली सब्सटेंस है उसको संभालना होता है और कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर आने व जाने के लिए परमिट करना होता है। मैंने अभी आपको बताया सेलेक्टिवली परमेबल होती है, जैसे जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उनको वो बाहर जाने देती है, कार्बन डाइऑक्साइड यदि कलेक्ट हो रही है तो उसको वो बाहर जाने देती है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कोशिका को एक झिल्ली के समान होती है कोशिका के लिए, और उसको आकार देने का कार्य करती है। देखिए बच्चों, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये मैंने रेजिन्स का यानी कि किशमिश का एग्जाम्पल लिया है। किशमिश को यदि पानी में डाल दें, किशमिश कैसी होती है, सिकुड़ी हुई होती है ना। यदि उसको पानी में डाल दें तो किशमिश पानी को अपने अंदर सोख कर मोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? किशमिश के ऊपर भी एक प्रकार की मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक है, तो ये जो, जैसे अंगूर आपने देखा है, अंगूर को आप खाते हैं तो ऊपर से उसकी एक झिल्ली निकलती है, वो जो झिल्ली है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक तरह की मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ये पानी को अपने अंदर आने देती है और आकर ही पानी जैसे अंदर आया वे फूल गया। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। चलिए अब हम आगे जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो वो व्हाइट सा आपको दिख रहा था वो क्या है। ये साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य। यानी यह कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन व न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच उपस्थित जेली जैसा पदार्थ है जिसको साइटोसोल भी कहते हैं। यानी कि जो कोशिका है, कोशिका को हम दो भागों में बांट सकते हैं कोशिका के द्रव को। एक तो न्यूक्लियर सब्सटेंसेस हो गए और एक साइटोप्लाज्म हो गया। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें बताया आपको, बाहर की जो एक उसकी झिल्ली है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, उस न्यूक्लियस और बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में उपस्थित जो भी एक द्रव पदार्थ है उसको साइटोप्लाज्म या साइटोसोल भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। साइटोप्लाज्म में लगभग 90% वाटर, सॉल्ट्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन, डिजॉल्व्ड गैसेस और प्रोटीन्स आदि खुले रहते हैं जो कि सेल की ग्रोथ और सेल के फंक्शंस में यूजफुल होते हैं। साइटोसोल में प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स क्या काम करते हैं बच्चों? ये फाइबर्स सेल को एक स्केलेटन देते हैं। ये फाइबर्स एक तरीके से सेल को एक आकार देने का काम करते हैं। ये फाइबर्स सेल को अपनी शेप मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो आपने जाना साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको कि मैं भी आपको दिखाऊंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में उपस्थित एक जेली जैसा पदार्थ है जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं और इसके अंदर सेल के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस घुले रहते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हम हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये है एक न्यूक्लियस। कितना सुंदर दिख रहा है ना। देखिए न्यूक्लियस की मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो न्यूक्लियस है ये
डबल वॉल्ड होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। एनवलप होता है ना, उसकी 2 लेयर्स होती हैं, उसके अंदर एक हॉलो स्पेस होता है। ठीक इसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर 2 लेयर्स हैं, 2 मेम्ब्रेन्स हैं, जिसको एक पहली बाहर को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर स्पेस एक हॉलो स्पेस होता है, जो कि दूसरे ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर खुलता है। इस न्यूक्लियस के सरफेस पर कुछ पोर्स भी होते हैं, जिसको कि न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस के यदि हम काट के देखें तो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा एक न्यूक्लियोलस भी होता है, जिसकी की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसके ऊपर इसके न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी बहुत ही पतले धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो भरी रहती है, जो कि एक हेरिडिटी कैरेक्टर्स को अपने अंदर संभाल कर रखती है, जो डीएनए के रूप में। तो बच्चों, ये हमने जानी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। क्या जाना कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जिसको कि हम न्यूक्लियर एनवलप के नाम से भी जानते हैं। इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, कि ये कंट्रोल करती है सेल को। ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशंस को, यानी जो भी एक वंशानुगत कैरेक्टर्स हैं सेल के, वो अपने अंदर स्टोर करके रखती है। किसके रूप में? डीएनए के रूप में। ये आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करती है। ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस करती है। न्यूक्लियस राइबोसोम्स की सिंथेसिस करती है। कैसे? जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो छोटा सा गोल सर्कल आपको दिखाया, जिसको कि न्यूक्लियोलस कहते हैं, यह न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है। इसलिए इस न्यूक्लियस को फैक्ट्री फॉर राइबोसोम्स भी कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियस है, इस टाइप का न्यूक्लियस जिसमें कि मेम्ब्रेन होती है, इसको यह यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। ये यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट्स और एनिमल्स जो यूकैरियोटिक सेल्स वाले होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस इस शेप में हमको मिलता है। देखिए, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को और हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। यह कोशिका के अंदर हो रही सभी रचनात्मक व क्रियात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखता है। न्यूक्लियस के 3 भाग हुए: न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप बताया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसको न्यूक्लियर एनवलप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हॉलो पार्ट है और वो दूसरे ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाकर खुलता है। यह न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ये क्रोमेटिन मटेरियल हेरिडिटी कैरेक्टर्स को अपने अंदर रखता है डीएनए के फॉर्म में। और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है, और इसीलिए इसको फैक्ट्री फॉर राइबोसोम्स भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियोलस प्रोटीन्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स से भरपूर होता है। तो बच्चों, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, ये न्यूक्लियर एनवलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस को अलग रखता है, और बीच में ये जेली जैसा सब्सटेंस, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन मटेरियल समय आने पर क्रोमोसोम्स के रूप में इस प्रकार से शेप ले लेता है। इसको डीएनए भी कहते हैं। तो बच्चों, हमने क्या जाना केंद्रक के बारे में? केंद्रक कोशिका में हो रहे सभी रचनात्मक व क्रियात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से भरी झिल्ली से घिरा रहता है। इस एनवलप में बहुत सारे छेद होते हैं, जो राइबोसोम्स को न्यूक्लियस से बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। और राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। केंद्रक के 3 भाग होते हैं: न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। यह प्रोटीन व आरएनए से भरपूर होता है और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स फॉर्मेशन की फैक्ट्री भी कहलाता है।
राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल बहुत पतले धागे जैसी रचना होती है। इस पर हेरेडिटरी सब्सटेंस डीएनए व प्रोटीन्स होती हैं। डीएनए आनुवंशिकी गुण सभी उपापचयी क्रियाएं यानी कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, बन रही हैं सब्सटेंसेस या टूट रहे हैं सब्सटेंसेस, उनकी सूचनाएं, रिप्रोडक्शन की सूचनाएं, वृद्धि की सूचनाएं आदि सेल तक पहुंचाता है। तो बच्चों, अंत में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने अभी अपने इस वीडियो में क्या जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पौधों और जंतुओं दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये एक समानता है पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं की। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। यह प्रोटीन्स व लिपिड्स की बनी होती है। यह बहुत पतली व फ्लेक्सिबल होती है। इसका कार्य कोशिका के अंदर मौजूद कंटेंट्स को संभालना होता है और कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने के लिए परमिट करना होता है। केंद्रक कोशिका में हो रहे सभी रचनात्मक व क्रियात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखता है। केंद्रक के 3 भाग होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। डीएनए आनुवंशिकी गुण सभी उपापचयी क्रियाओं, जनन, वृद्धि आदि की सूचना देता है। राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जीव द्रव क्या होता है यानी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि कोशिका के अंदर जितना भी द्रव है वो सब क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अलावा जो द्रव है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव कहलाता है। साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन होता है जो कोशिका को आकार देता है। ये साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है। तो बच्चों, ये अभी आपने जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस के बारे में। अगले भाग में हम साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।